नई बहू के आते ही पुरानी बहू को बनाया नौकर। अपर्णा, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। अपर्णा पूजा की थाली लेकर जाती है। हाँ जी, पूजा की थाली बिल्कुल तैयार है। क्या देवरानी जी आ गई हैं देवर जी के साथ? हाँ बहू, तुम्हारी देवरानी आ गई है। चलो दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, उसका गृह प्रवेश तुम्हें ही करना है। अपर्णा पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर चली जाती है, जहां वो दरवाजों के बीचों बीच चौखट पर चावलों का कलश रखती है। तभी दरवाजे पर कार्तिक अपनी पत्नी पूर्वी के साथ आ जाता है। स्वागतम देवरानी जी, आइए कलश में पैर लगाकर इस घर के अंदर आ जाइए, आपका स्वागत है। अपर्णा अपनी देवरानी को बहुत ही प्यार से स्वागत करके घर में बुलाती है, लेकिन घर के अंदर आते ही पूर्वी बहुत एटीट्यूड के साथ अपनी जेठानी से कहती है, अरे क्या फॉर्मेलिटी कर रही हो, बस करो, मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं। बहुत गर्मी लग रही है, जाओ जाकर एसी चलाओ। इस घर में नौकरानी से मेरा गृह प्रवेश क्यों करवाया जा रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये सुनते ही तुलसी अपर्णा के हाथों से पूजा की थाली ले लेती है और कहती है, अरे बहू, ये तो मेरे बड़े बेटे की पत्नी है, यानी कि तुम्हारी जेठानी। खैर छोड़ो, इसका इंटरव्यू तुम्हारे लिए ज्यादा मायने भी नहीं रखता। तुम तो बड़े घर से आई हो, ऐसे में एसी मैंने तुम्हारे कमरे में लगवाया है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। आओ छोटी भाभी, मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूँ। सुप्रिया ऐसा कहकर अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाती है, जहां वो एसी ऑन कर देती है। लेकिन पूर्वी कमरे को देखकर कहती है, इतना छोटा सा कमरा, क्या मैं इतने छोटे कमरे में रहूंगी? हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा है भाभी, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बुला लेना। सुप्रिया के ये कहकर चले जाने पर उसके जाने के बाद पूर्वी कमरे को देखकर अपने आप से कहती है, मुझे ये सब डैडी को बताना चाहिए। इन लोगों ने मेरे लिए यहाँ एक ढंग का कमरा तक नहीं रखा। पूर्वी वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है और थोड़ी देर आराम करने लगती है, तो वहां तुलसी अपनी बड़ी बहू की रेल बना देती है। इतनी गर्मी हो रही है, देख ही रही हो ना, यहाँ खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर सबको ठंडाई पिलाओ। माँ जी, ये सारे काम तो नौकरों के हैं ना। जो काम बोला है वो करो, और वैसे भी नौकर सिर्फ 5 बजे तक के लिए ही थे, वो अपने पैसे लेकर चले गए। अब तो तुम्हें ही घर में सारे काम करने हैं। तुलसी ऐसा कहकर अपर्णा से ही घर के सारे काम करवाती है। बेचारी अपर्णा शादी को एंजॉय न करके घर की साफ सफाई, सभी मेहमानों को खाना खिलाना और अपनी अमीर देवरानी के नखरे भी उसे ही झेलने पड़ते हैं। हे भगवान, मेरी तो कमर बहुत ज्यादा दुख रही है, लेकिन अभी तो बहुत सारे बर्तन भी धोने बाकी हैं। तभी तुलसी उसके पास आती है और कहती है, सुनो बड़ी बहू, छोटी बहू के लिए दूध गर्म करो और 1 गिलास भरकर उसमें केसर डालकर छोटी बहू के कमरे में उसे देकर आओ। अमीर घर से आई है, उसे गरीबों की तरह रहने की आदत नहीं है। तुलसी की ये बात सुनकर अपर्णा गैस पर दूध गर्म करती है और अपनी देवरानी के कमरे में उसे देने के लिए जाती है। अच्छा हुआ तुम दूध लेकर आ गई, वैसे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक काम करो, मेरा सर दबा दो। लेकिन देवरानी जी, मुझे तो अभी बर्तन भी धोने हैं और रात भी हो रही है। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, धो लेना। वैसे भी मान जी ने कहा है कि मैं तुमसे अपने सारे काम करवा सकती हूँ। चलो अब मेरा सर दबाओ। अपर्णा ये सुनकर पूर्वी का सिर दबाने लगती है। कुछ देर बाद वो उसका सर दबाकर बर्तन धोने जाती है। उसे इन सब कामों में रात के 1:30 बज जाते हैं। हे भगवान, इस शादी और मेरी देवरानी के चलते मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब कुछ दिन आराम करूंगी अच्छे से। देवरानी आई है, मेरा घर के कामों में हाथ भी बटाएगी। अपर्णा इस तरह सोचकर सोती है। अपर्णा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसे अपनी देवरानी से काफी सारी उम्मीदें थीं। लेकिन उसे नहीं पता था अगले ही सुबह उसकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला था। वो देर तक सोई रह जाती है। अपर्णा, अपर्णा, कहाँ हो तुम? तुलसी इस तरह चिल्लाते चिल्लाते अपर्णा के कमरे में पहुंच जाती है। हे भगवान, देखो तो सही कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि घर में नई नवेली बहू आई है? अपर्णा नींद से उठती है और घड़ी की तरफ देखकर कहती है, अरे सुबह के 10 बज गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा माँ जी, आपने पूर्वी की पहली रसोई की रस्म करवा ली? ये लो कर लो बात। अरे वाह, अरे वो क्या तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर रखेगी? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, मेरी ढील का ज्यादा फायदा मत उठाओ।
तुलसी इस तरह अपर्णा को धमकाकर कमरे से चली जाती है और देवरानी के आने के बाद भी बेचारी अपर्णा को ही घर में नौकरी की तरह काम करना पड़ता है और अपनी अमीर देवरानी के लिए खाना बनाकर उसके कमरे में देना पड़ता है। जहां तो उसे इतनी सारी उम्मीदें थीं, वहां अब वो देवरानी के आते ही नौकरानी बन जाती है। अरे सुनो, मेरे कपड़े गंदे पड़े हैं, जाकर धो देना। देवरानी जी, मैं तुम्हारे सारे काम सुनती हूँ, लेकिन अपने कपड़े तो तुम खुद से ही धो सकती हो। तभी सास आ जाती है। काम के लिए मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो मेरी छोटी बहू कहेगी तुम्हें सब मानना होगा। अपर्णा अपनी सास के आगे कुछ नहीं कह पाती। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। अपर्णा ऐसा कहकर अपनी देवरानी के कपड़े भी धोने चली जाती है। इसके बाद वो कपड़े धोते हुए रोने लगती है। बस बहुत हो गया, मैं गरीब परिवार से हूँ तो इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे कुछ नहीं समझता। लेकिन अब मैं ये बेइज्जती और नहीं सहन कर सकती। मैं इस घर की बहू रानी हूँ, ना कि नौकरानी। अपर्णा उसी दिन बिना बताए अपनी माँ के घर चली जाती है और उन्हें अपनी सारी कहानी बताती है, जिसके चलते उसके गरीब माँ बाप उसे उसके ससुराल जाने से मना कर देते हैं। लेकिन अपर्णा के मायके जाने से घर में काम की बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। देवरानी अमीर होने के चलते किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और तुलसी को घर के सारे काम नौकरों की तरह करने पड़ते हैं। अरे छोटी बहू, थोड़े से काम तुम भी करवाओ मेरे साथ। मैं अकेली कब तक काम करूंगी घर में? ना मैं मायके में काम करती थी और ना मैं यहाँ करने वाली हूँ। आपको करना है खुद करो। अपनी छोटी बहू की ऐसी बात सुनकर तुलसी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बड़ी बहू को याद करने लगती है। उसने आज तक मुझे एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मेरी वजह से वो गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अमीर बहू के चलते मैंने अपनी गरीब बड़ी बहू को इस घर का नौकर ही बना दिया था। ये सब मेरी ही गलती है। तुलसी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी छोटी बहू के मायके चली जाती है और उससे माफी मांगकर उसे वापस अपने घर ले आती है। अब सास और जेठानी मिलकर देवरानी को घर में रहने के तौर तरीके सिखाती हैं और इसी के चलते तुलसी अपनी छोटी बहू से कहती है, तुम अमीर परिवार से आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मेरे लिए अब तुम दोनों ही बराबर हो और जितना काम बड़ी बहू करती है उतना ही तुम्हें करना होगा, वरना तुम अपने मायके हमेशा के लिए वापस जा सकती हो। ये सुनकर पूर्वी को समझ आ जाता है कि अब उसकी एक नहीं चलने वाली, जिसके चलते वो अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के सारे काम करवाती है। इस तरह देवरानी और जेठानी को अब घर में एक समान माना जाता है और सभी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।